की बात नहीं करती तो इसको रिस्टोर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो भी करना है पार्लियामेंट ने करना है। ठीक है जम्मू कश्मीर की असेंबली कुछ नहीं कर सकती इसमें। आशा जी नमस्कार। पहली तो बात यहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा है कि अगरचे उनकी सरकार आती है तो विधानसभा में वो अध्यादेश पारित करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे काबिले गौर ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब आर्टिकल 370 की टूटन को लेकर इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में आई थी तो ये कोई 2-4 दिन का होमवर्क नहीं था। करीब करीब 1.5 से 2 साल तक बड़े सारे जो लीगल एडवाइजर्स थे इस पार्टी के, उन्होंने इस पर मनन किया था। और थोड़ा सा मैं विस्तृत ढंग से बता दूं कि आर्टिकल 371D जो ये कहता है कि संविधान सभा अगर इसमें सहमति जताए तो एब्रोगेशन हो सकता है। तो संविधान सभा को विधानसभा के कंपैरेटिवली मानकर ये किया गया। तो जो भी इसकी एब्रोगेशन हुई है वो संवैधानिक रूप से हुई है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आया है। लिहाजा इस पर बात करने से बेटर ये है कि आर्टिकल 370 की असली जो स्थिति थी जम्मू कश्मीर में उसको समझा जाए। वो केवल एक नाम की धारा रह गई थी, लेकिन इसके जाने से जो नुकसान हुआ है, चाहे वो वाकई हमारे जमीनों के अधिकार हो, हमारे नौकरियों के अधिकार हो, वो एक बड़ा मसला है। और स्टेटहुड को लेकर तो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जैसे अभी कोई साथी बोल रहे थे क्या द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द पब्लिक एंड पब्लिक विल डिसाइड कि जो 370 की टूटन है उससे कितना फायदा किसको हुआ। लेकिन एक बात पारे की मानित साफ है कि इस एब्रोगेशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी मैं समझता हूं कि विकल्प निकाले जा सकते थे जिनके चलते हम चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, गोरखा समाज था। को लेकर बात हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, क्या आने वाले टाइम में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में से रखेगी? क्योंकि दिनेश जी कह रहे हैं कि अगर नेशनल पार्टी इस पर कोई स्टैंड लेती है तो इस पर काम हो सकता। नहीं, मैं नहीं मानता कि दिनेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, भले ही नेशनल पार्टी भी इस पे कोई स्टैंड रख ले आके, क्योंकि ये संवैधानिक रूप से इसको तोड़ा गया है। तो उसमें मुझे लगता है कि अब इस पर बात करना जो है वो कोई बहुत मायने नहीं रखता। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का जो तो आपने पूछा, देखिए हम जनता के बीच में, फिर आप मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से जनता को बरगलाने की कोशिश हो रही है कुछ ऐसा? नहीं, आप मेरे शब्दों को आकार देने की कोशिश मत करें बराए मेहरबानी। मैंने ये कतई नहीं कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो क्या चाहती है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी प्राथमिकताएं जो है वो थोड़ी सी भिन्न है। और दूसरा, आवाज आ रही है आपको? दूसरा जी बिल्कुल। और हम जनता के बीच गए हैं। हमने अपने घोषणा पत्र को निर्मित करने से पहले समाज के हर वर्ग को जो है कांटेक्ट किया है। और आप देखिएगा जब हमारा घोषणा पत्र आएगा तो उसमें बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, नीलोफर जी आवाज आ रही है? नीलोफर जी आप सुन पा रही हैं? अभिजीत जी, अब इस बात का जवाब तो आपने सुन ही लिया, लेकिन इसका सवाल जिस तरह से नीलोफर जी से किया गया था, मुझे उन्हीं से यहाँ पर जवाब चाहिए था। नीलोफर जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? मुझे जवाब दीजिएगा। मैनिफेस्टो को लेकर जिस तरह से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं और आपकी तरफ से 370-35 को लेकर एक बड़ा दावा किया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो बिल्कुल संवैधानिक तरीके से निकाला गया था, हटाया गया था, अब उस पर कोई काम नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से दावा किया गया है और अटकलें ये लगाई जा रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलाइन हो सकता है। जवाब दीजिएगा प्लीज। क्या आम जनता को बरगलाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि मैनिफेस्टो में ऐसी कोई चीज लिखी गई है जो आम जनता को भटकाने की कोशिश करेगी या उसको वर्गलाने की कोशिश करेगी। जो ये रोड मैप दे दिया गया है, एक गुड गवर्नेंस का ख्वाब जो लोगों को पिछले कई सालों से दिखाया गया, एक डिकेड से, वो तो फेल हो गए। अब चूंकि जो रोड मैप हम दे रहे हैं ये बेस्ड है जो जिन मुश्किलातों से एक आम शहरी जूझ रहा है और गुजर रहा है,
उसकी रीढ़ की हड्डी जो प्राइजेस हाई होकर आसमान को छू रहे हैं, उसकी छोटी छोटी मुश्किलात से लेकर बड़ी बड़ी मुश्किलातों को मद्देनजर रखते हुए ही ये मैनिफेस्टो जो है हर तबके के लिए, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो घर की हाउसवाइफ अगर है, तो उसको मद्देनजर देखते हुए ये मैनिफेस्टो जो है बना लिया गया है। मुझे नहीं समझ आती कि वो लोग जो ये कह रहे हैं कि टिप्पणी कर रहे हैं इस पर, उनको तो खुश होना चाहिए कि एक इतना अच्छा मैनिफेस्टो उनके सामने आया हुआ है, उस पर वो काम कर सकते हैं। अभिजीत जी, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि इस मैनिफेस्टो को देखकर आम शहरी जो जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक है, चाहे वो इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, इस मैनिफेस्टो को देखकर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। तो इस मैनिफेस्टो को देखकर वो कामयाब करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और मैं उम्मीद करती हूँ वो बहुमत इसी पार्टी को देंगे। चले अभिजीत जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो के अंदर जो भी चीजें रखी गई है उसमें लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं है, उस पर काम किया जाएगा। जवाब दीजिए। ये आती है कि ये जो सामने आपने मैनिफेस्टो रखा है, इसमें जो जो बातें आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में की है उसके अंदर लोग आज को अच्छी तरह से देख रहे हैं। जब ये कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं तो जब टीकालाल टपरू जी को मारा गया था और उनके पीछे, उनके आगे पीछे जब आप कश्मीरी पंडितों की बात ना करें तो अच्छा है। आपने तो बड़े बड़े ख्वाब उनको दिखाए थे, ये लोग सत्ता में आपने बड़े ख्वाब दिखाए उनको, लेकिन बदकिस्मती से आप उनको रिहैबिलिटेट कर नहीं पाए। कुछ किया गया बहुत बड़े ख्वाब दिखाए थे। और बीच में इनको कम से कम भी 10-15 साल तो उन्होंने सत्ता पकड़ रखी थी। उनसे पूछे जरा सा 10-15 साल में अरे आप पिछले 10 सालों का हिसाब दे दीजिए। और उससे बड़ी बात भी आती है कि सबसे बड़े जो कश्मीरियों के जो गुनाहगार थे, शबीर वो यहाँ से फिर से चले गए। मंडेला की उपाधि थी उन्हें, तो आपकी फेल पॉलिसीज की वजह से आपने हमेशा उनको एज टूल इस्तेमाल किया है। हर इलेक्शन में आपने उनको एज इलेक्शन कार्ड इस्तेमाल किया है, और इस इलेक्शन में वो जानते हैं, वो समझते हैं इनके लिए आपने क्या किया है। आज के समय का दोनों को आपने लोगों को गुमराह किया है। ठीक है, हो गया निलोफर जी। अभिजीत जी ठीक है, क्या लोग अभिजीत जी G20 जैसे इवेंट हुए हैं तो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, हो गया। जगदीप जी जो नीति है बिल्कुल लोग जानते हैं। जगदीप जी, जगदीप जी आवाज आ रही है? दिनेश जी, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाया गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कह रही है कि बाइज्जत यहां पर बहाली जो है वो होगी, वापसी कराई जाएगी, लेकिन पिछले काफी समय तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने ही राज किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। दिनेश जी, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो में ये मतलब एक लाइन उठा के डाल देते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर हम 90s के बात करें तो सीरियस एफर्ट कभी दिया नहीं गया कि कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाना। ये एक जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रही हैं, वो ठीक कह रही हैं, सिर्फ बीजेपी नहीं सभी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इस कॉस्मेटिक एक्सरसाइज करती रही हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी ये कोशिश नहीं की कि कश्मीरी पंडित जो लाखों की संख्या में अपना घर बार छोड़ के आए उनको कैसे वापस, मतलब वापस उनको कहाँ कैसे भेजा जाए, वापस कश्मीर में कैसे भेजा जाए। ये इन पे सिर्फ पॉलिटिक्स होती रही है, ये आगे भी पॉलिटिक्स होती रहेगी। आने वाले कई वर्षों तक कश्मीरी पंडितों के नाम पे पॉलिटिक्स होती रहेगी और इनका कोई कंक्रीट सोल्यूशन मुझे नहीं लगता कोई निकाल पाएगी कोई पॉलिटिकल पार्टी। अभिजीत जी, वो कह रहे हैं कि वाकई में वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया गया कश्मीरी पंडितों का, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो। देखिए कम से कम बीजेपी को तो आप खड़ा कर सकते हैं। मैंने आपके सामने यासीन मलिक, शबीर और बिटा कराने का जिक्र किया, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के तो प्रधानमंत्री, गैस की आवाज को बढ़ा दीजिए प्लीज। अपने उनके यहाँ पर तो एक तो उनके प्रधानमंत्री यहाँ पर उनको सुबह का नाश्ता करवा रहे थे। आज वो तीनों के तीनों कहाँ हैं? जेल में धरे गए हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो सबका इंसाफ की बात भी हमने करके दिखाई। उसके बाद ये जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बातें कर रही हैं और मैनिफेस्टो दे रही हैं, जो 1.25 लाख से ज्यादा लोग आज कब्रों में दफन है, उसका गुनाहगार कौन है? ये क्या चाहते हैं? फिर से उसी तरह के हालात हो जाए, फिर से वही बम गोली बारूद का खौफ हो जाए, फिर से वही जो इंसान सुबह घर से बाहर किसी का आवाज निकलता है तो गारंटी नहीं प्रोवोकेशन लग रहा है। तो इन सब चीजों के ऊपर कम से कम आप देखिए, अगर आप सब चीजों को अगर लोगों ने आपको आईना दिखाया है तो उसका कारण रहा। ठीक है, जवाब दीजिए निलोफर जी। बदकिस्मती से
एक इन मैनिफेस्टो को मुझे लगता है कहीं डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, क्योंकि ये तो नाकामयाब हो गए हैं और दूसरे को भी इस पर काम नहीं करना है। ये लोगों को भी डाइजेस्ट नहीं होगा। आपने 10 सालों में किया क्या? डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें तो आप तो एक उम्मीदवार भी चुन पाए अपना लोकसभा में। कश्मीर में अगर आपके साथ लोग होते, खुश होते 370 को देकर या 35A को देकर, तो आप अपना नुमाइंदा जो है लोकसभा में कश्मीर में खड़ा करते। ठीक है जगदीप, आप बात करेंगे, जनाब आपने जो खड़े किए मैनिफेस्टो पर बात जिस तरह से वो बेचारे हारे हैं, अरे जिस तरह से आपने अभिजीत भाई को जरा थोड़ा सा विराम दीजिए। अरे तो जरा देखिए। नहीं जगदीप जी, जब मैं आपने कहा कि वो आपको बेचारे बार आवाज आपको देकर तो बोलने की कोशिश कर रहे नहीं, अब आ रही है आवाज। आशा जी अब आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है नीलोफर जी, ठीक है हो गया। अभिजीत जी 1 मिनट 1 सेकंड का समय दीजिएगा प्लीज। जगदीप जी। हाँ जी आशा जी, मैं फिर से कह दूं कि बात अध्यादेश की हुई थी। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जब इसकी टूटन को अंजाम दिया गया तो उसके पीछे एक लंबा चौड़ा होमवर्क है, और जब इसको समझना हो तो देखना ये पड़ेगा 1C और 1D क्या कहती है। संविधान सभा को विधानसभा के इक्विवेलेंट मानकर राष्ट्रपति के आदेश से इसको तोड़ा गया। अब सवाल ये है, बात वहीं पे खड़ी होती है कि 238 को किसने तोड़ा था, संविधान के भाग 7 को किसने खत्म किया था, सदर रियासत से वजीर आजम तक कौन इन तमाम तरह की जो एक अलग तरह की लिबर्टी मिली थी उसको किसने खत्म किया था। रही बात हमारे अभिजीत भाई की, मैं हैरत में पड़ता हूँ जब भाई को सुनता हूँ, बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं। टीकालाल टपोलू जी का ये जिक्र करते हैं, हमें भी अफसोस है। कश्मीरी पंडित के साथ जितनी नाइंसाफी, जितना घोर अन्याय हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन बात जब जिस विषय पर हो उस पर रहना चाहिए। सवाल आज मैनिफेस्टो पे है, ये चले जाएंगे रिगिंग पे, सभी चले जाएंगे किसी और मुद्दे पर, जो मेन मुद्दा है उस पर रहेंगे नहीं। मैं सीधा एक चीज कहकर अपनी बात पूरी करूंगा कि आज के इस वक्त में जबकि विधानसभा चुनाव घोषित हो चुके हैं, फैसला जनता करेगी कि आपकी आर्टिकल 370 की टूटन का क्या फायदा लोगों को मिला। और आशा जी एक और बात बता दूं, अभी इनके जो आला दर्जे के नेता है मिस्टर रेड्डी, उनका मैं बयान परसों सुन रहा था। पहली मर्तबा मैंने देखा किसी भाजपा के नेता ने यह कहा कि जी जनता फैसला करेगी कि 370 का फायदा क्या था, नुकसान क्या था, जबकि कल तक भाजपा ये कहती रही कि भैया जो हमने किया वो सही है। देखिए तो ये चीजें सारी समझनी पड़ेंगी। अब अभिजीत मेरा नाम है, सुन लीजिए भाई साहब, जवाब सुन लीजिए। नहीं, आपका नाम अभिजीत है भाई, मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, और मुझे ये भी पता है कि आपकी आदत है बातों को घुमाने की, घुमा के करने की। ठीक है जगदीप जी, कोई जवाब ले लीजिए। कहीं और चले जाते हैं। चुनावों बैसाखियों से सारे सरकार बनाने की कोशिश की तो 99 पे अरे बैसाखियों के सहारे आप खड़े हो, 240 सीट गए, उसमें भी 79 यहाँ पर भी कल आपके बड़े पता ही नहीं आप जीते हो कि हारे हो। हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, हमारे साथ अलायंस कर लीजिए, लेकिन कल भी आपको पता लग जाएगा। तो आज सोचिए आपका क्या हाल है यहाँ पर। नायडू और मिस्टर नीतीश को पहले 2 अडानी थे, अब 2 एन आ गए। नहीं करें सारे देश का पैसा उठा के आपने 2 स्टेटों को दे दिया। अरे छोड़िए, आपके जो 99 पूरे देश के साथ करके जगदीप जी ठीक है, अरे डबल है डबल है, ये फर्क समझ लीजिए। ठीक है अभिजीत जी। नीलोफर जी है झारखंड के अंदर कि जब आप कहते हैं कि वो मशीन आ गई, मशीन में पैसे गिने उसके बाद 36 करोड़ का पकड़ा गया, मशीनें कम पड़ गई, वो जो 25 चोर थे वो कहाँ गए, ये लेकर आए आप। इसीलिए वो दिन चलेगा। बात करो ना, आपका पूरा हो चुका है, बात करो आप। इसी बैसाखी ले लीजिए, इलेक्ट्रल बोर्ड के नाम पर 20 कंपनियों के पैसे किसने खाए थे? आपको शून्य मिलने वाला, शून्य ध्यान अरे चलिए हो गया। लगाओ ना जगदीप जी प्लीज 1 मिनट। नीलोफर जी, अरे भट्ट ने आप अभिजीत जी, नीलोफर जी कुछ सवाल कर रही है, सुन लीजिए। लोग आपसे यार शून्य आपको इसी में वही बातें मिलेगा। बोलते रहते हो। ठीक है नीलोफर जी। देखिए, इनको अगर हमारे मैनिफेस्टो से दिक्कत है, इनको बोलिए ना आप अभिजीत जी को कि आप अपना मैनिफेस्टो निकालिए, उसमें लिखिए हम कोई जॉब नहीं देंगे यूथ को, उसमें लिखिए एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए कोई स्कीम नहीं होगी, उसमें लिखिए 370 वापस नहीं आएगा, 35A भी वापस नहीं आएगा। जो हमने मैनिफेस्टो बनाया उसका अपोजिट बनाकर ये मैनिफेस्टो बनाकर लोगों के सामने रखे, तो फिर देखते हैं। चुनाव तो है ही, उस चुनाव में देखेंगे ये शून्य से आगे कितना बढ़ते हैं, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा ना। लोग ही डिसाइड करेंगे कि 5 साल जो रोड मैप है ये किसका सही है। अगर इनका सही है तो वही मैनिफेस्टो देंगे, इनको कौन रोक रहा है? ठीक है, इनको कौन रोक रहा है? अपना मैनिफेस्टो लाए, भाई हम किसी को जॉब नहीं देंगे, हम स्कीम की ऑटोनॉमी जो यहाँ पर खत्म हो गई है, हाईवे पर जो हैरेसमेंट हो रही है वो हम खत्म नहीं करेंगे। नीलोफर जी जवाब ले लीजिए, कौन रोक रहा है? ठीक है हो गया। सुनिए बहन जी, कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, 2.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी हमारे दौर में आए हैं।
एम्स, IIT, IIM जैसी तीनों सुविधाएं जम्मू एक पहला 2.5 करोड़ आप करते करते आपने तो बजट में एक पैसा नहीं दे दिया टूरिज्म को। आप टूरिज्म की बात करेंगे, आपने तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक पैसा नहीं रखा बजट में। जैसे इवेंट यहाँ पर हुए, उसके अलावा जितने लोग हैं सबने अपने बजट में नए होटल यहाँ पर खड़े कर दिए। चलिए अभिजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद, जगदीप जी आपका भी, दिनेश जी आपका भी। तो फिलहाल आपने देखा विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां पूरी तरह से तेज हैं, लेकिन मैनिफेस्टो पर हर किसी की नजर टिकी हुई है कि कौन सी पार्टी कौन सा मैनिफेस्टो सामने रख रही है। आपने देखा कि 370-35 को लेकर बात कर रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अपना अलग ही एक स्टैंड है। अब देखना यह होगा कि चुनावों से पहले अलग अलग मैनिफेस्टो जो सामने आते हैं वो किस तरह से रहेंगे और मुलाकात का जो दौर शुरू हो गया है उसकी पिक्चर किस तरह से सामने आएगी। आप देखते रहिए कार्यक्रम।